गिरे हुए बोल साम्राज्य का अंतिम राजकुमार अपने दुखद जीवन का अंत खोज रहा था। तभी एक रहस्यमयी काली परछाई उसके अर्धमृत अवस्था में उससे टकराती है और उसके दुख का मजाक उड़ाते हुए उसे याद दिलाती है कि 10 साल पहले वही अपनी प्रजा के विनाश का कारण बना था। यूरी तीसरा राजकुमार कभी जुए का लती था, हर खेल जीतता गया और इसी नशे में उसने अपने परिवार के विश्वासी जादूगर की बात तक अनसुनी कर दी। उसे समय से पहले लौटने को कहा गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके प्रतिद्वंद्वियों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे यूरी गुस्से में आ गया और मेज पलट दी। स्निकर्स बार खाकर शांत होने की जगह उसने गर्व से अपनी पहचान उजागर कर दी कि वह बोल साम्राज्य का तीसरा राजकुमार है। उसके तुरंत बाद उसने उन लोगों को मार डाला और उसी रात उसकी मुलाकात याकात्रीना इवाना ग्रैंडजीन साम्राज्य की राजकुमारी से हुई। यूरी के देर से आने पर झगड़ा हुआ और उसकी बहानों से राजकुमारी और भी नाराज हो गई। गलतफहमी में उसने यूरी द्वारा दिया गया हार जमीन पर फेंक दिया और कहा कि अब वह उससे संपर्क न करे। उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातचीत एक जासूस ने सुन ली थी। अगले दिन वह जासूस सक्रिय हो गया और याकातरीना और बोल साम्राज्य के बीच तनाव बढ़ गया, यहाँ तक कि युद्ध शुरू हो गया। बोल साम्राज्य के विनाश का दिन आ गया। दुश्मनों ने किले के द्वार जला दिए। वर्षों तक चला यह युद्ध अत्यंत क्रूर था, जिसमें असंख्य लोगों की जान गई। सर्वाधिक भयभीत करने वाला योद्धा फ्योरी बोल रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। उसकी अनुपस्थिति में युद्ध का पलड़ा साम्राज्य की ओर झुक गया। यूरी को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद राजकुमारी याकातरीना ने उसे धोखा दिया था, खासकर जब उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद साम्राज्य ने हमला किया। हालांकि वह पहले इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे उसका माफीनामा मिला तो उसका दिल टूट गया। युद्ध जारी रहा। यूरी ने अनेक सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंत में वह थक गया और उसे साम्राज्य के शूरवीर घेर लेते हैं। वह मृत्यु स्वीकार करता है, पर एक अंतिम क्षण में एक वीर योद्धा लॉरेन उसके सामने आकर उसकी रक्षा करता है। अपने प्राणों की आहुति देकर यूरी को भागना पड़ा अपने राज्य के नाम पर। कुछ दिन बाद साम्राज्य के सैनिक अब भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी एक सैनिक ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसे मारने की बजाय उसने कहा साम्राज्य को अपने कर्मों की सजा मिलेगी और यूरी से कहा कि वह भाग जाए। यूरी फिर भागा, अपनी जिंदगी पर एक और जुआ खेलते हुए बदले की उम्मीद में, लेकिन अंततः सब मर गए। उसकी मुलाकात फिर होती है उस काली छाया से जो कहता है कि यूरी मृत्यु के योग्य नहीं है। उसका अपराध बड़ा है, अपने पूरे साम्राज्य के विनाश का दोषी। फिर वह परछाई अपना चेहरा दिखाता है और वह कोई और नहीं, लॉरेन है, वही योद्धा जो यूरी को बचाते हुए मरा था। अब नरक से लौट आया है उसे मारने। लॉरेन की तलवार यूरी का दिल चीर देती है, लेकिन मृत्यु से अधिक तकलीफ देह है वो अपराध बोध जो यूरी को अंतिम क्षणों में नर्क की गहराइयों में डुबो देता है। उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं, अपनी प्रतिष्ठा कभी मत खोना। जैसे ही चेतना लुप्त होती है, वह अचानक एक नए संसार में जागता है। इस बार 13 साल का एक बच्चा बनकर। उसका पिता उसके पास बैठा है, चिंतित कि बेटा 3 दिन से बेहोश क्यों है। यूरी कुछ समझ नहीं पाता, यह सब कैसे हुआ। उसके पिता तो मरे हुए थे। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर रो पड़ता है, बोलता है कि सब अजीब है, मानो दोनों नर्क में हो। पिता उसकी बातों को बकवास समझकर उसे एक जोरदार चांटा जड़ देते हैं। यूरी को लगता है कि वह सचमुच नर्क में है, लेकिन जब वह खिड़की से बाहर का जीवन से भरपूर दृश्य देखता है तो उसे एहसास होता है यह नर्क नहीं हो सकता। जीवन की सुंदरता उसे हैरान कर देती है। वास्तविकता धीरे धीरे उसके सामने खुलती है। वह अपने अतीत में लौट आया है। अब उसके पास दूसरा अवसर है अपनी गलतियों को सुधारने का। अगले दिन जब उसकी नौकरानी एना उसे जगाने आती है तो वह हड़बड़ाकर उठता है। उसे तलवारबाजी की कक्षा के लिए देर हो रही होती है और जैसे ही वह एना को देखता है उसकी यादें फिर जागती हैं, क्योंकि पिछले जीवन में एना हत्या कर दी गई थी। यूरी उससे एक अजीब सी गुजारिश करता है, मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारो। एना हैरान है, लेकिन जब यूरी उसे आदेश कहता है तो वह थप्पड़ मार देती है, इतना तेज कि पंछी तक डर जाए। फिर कहानी पहुंचती है प्रशिक्षण मैदान पर। यूरी का चेहरा फूला हुआ है। तलवारबाजी शिक्षक बर्नार्ड कुछ नहीं कहता, न चेहरा न मुद्रा, केवल एक गहन अभ्यास शुरू करता है। यूरी सोचता है कि यह शिक्षक कैसा है, लेकिन उसे याद आता है कि बर्नार्ड ने उसके पिता से शिकायत की थी कि यूरी में अपार क्षमता है, लेकिन वह मेहनत नहीं करता। अब यूरी संकल्प करता है, मैं अब सही तरीके से प्रशिक्षण लूंगा। बर्नार्ड मुस्कुराता है और कहता है, अब असली अभ्यास शुरू होता है। और फिर बर्नार्ड अपनी तलवार चमकाते हुए नीली आभा में घिरकर इतनी तेजी से यूरी पर वार करता है कि यूरी के पसीने छूट जाते हैं। वह भूल गया था यह वही बर्नार्ड है जिसे एक समय तलवार दानव कहा जाता था। भारी अभ्यास के बाद यूरी जमीन पर गिर पड़ता है, थकान और पश्चाताप में डूबा हुआ। अभी अभी यूरी ने असली ट्रेनिंग का स्वाद चखा, जिस वजह से वो अब भी अपने गुरु के सामने टिक पाया। वो केवल उसके पिछले जीवन के बतौर भाड़े के सैनिक मर्सेनरी के अनुभव की बदौलत था। हालांकि वो अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, फिर भी यूरी को इस ट्रेनिंग में एक तरह की उम्मीद दिखी। हाँ, इतनी कड़ी ट्रेनिंग से कभी कभी उसकी आत्महत्या
हत्या करने की इच्छा हो जाती थी, मगर कम से कम वो तेजी से सुधर रहा था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो बर्नार्ड, उसके गुरु की प्रतिक्रिया थी। वो खुद हैरान रह गया कि एक राजकुमार ने उसके हर वार को कैसे रोक लिया। यूरी की तरक्की तो जैसे जादू जैसी लग रही थी। इसी बीच एना दरवाजा तोड़ते हुए कमरे में घुसती है, हांफती हुई, और यूरी से कहती है कि तुरंत चलना होगा। यूरी और बर्नार्ड चौंक जाते हैं जब एना बताती है कि राजा ने खुद अपने बेटे को बुलाया है। जब यूरी पूछता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, तो पता चलता है कि काउंट योहानेस अपने बेटे को लेकर मिलने आए हैं, और यही बेटा वही नीच इंसान है जिसने अपने पिछले जीवन में ब्रियल साम्राज्य से गद्दारी की थी और साम्राज्य की सेना के लिए दरवाजे खोल दिए थे। गॉट बार्कवार अब वही गद्दार फिर से सामने आ गया है। यूरी की आंखों में ठंडी नफरत उतर आती है और वो अपनी नौकरानी से पूछता है कि वो गद्दार इस वक्त कहाँ है। अगले दृश्य में पूरा परिवार अपने मेहमानों के साथ भोजन कर रहा होता है। काउंट योहानेस को यूरी का आत्मविश्वास और सधा हुआ व्यवहार देखकर हैरानी होती है। वो यूरी की काया की तारीफ करता है और राजा भी सहमत होते हैं, यह सोचते हुए कि शायद यूरी कुछ अलग खा रहा है। योहानेस मजाक में कहता है कि जो यूरी खा रहा है वो गॉट को भी देना चाहिए। राजा भी गॉट की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं। हालांकि उसके पिता यानी योहानेस खुद यह मानते हैं कि गॉट अभी कई मामलों में कमजोर है। इस बीच गॉट यूरी के भाई को देखकर ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो उसका फैन हो, लेकिन यूरी उसे घूरता रहता है, जिससे गॉट घबरा कर अपनी नजरें फेर लेता है। यूरी का दूसरा भाई इस टेंशन को महसूस करता है और सोचता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। मजेदार बात यह है कि यूरी बिल्कुल कैजुअली बता देता है कि ये लड़का तो मुझे धोखा दे चुका है, पीठ में छुरा घोंपा था। भाई भी मस्ती में बोलता है कि तूने ऐसे आदमी को जिंदा छोड़ा, वो गलत भी नहीं है। यूरी को गॉट से नफरत है। उसका मानना है कि ये लड़का सिर्फ दिखावे में रईस बनने की कोशिश करता है, जबकि हकीकत में ये एक डरपोक है। गॉट की शक्ल पर अब गुस्सा साफ दिखने लगता है और वो यूरी को घूरता है, मगर यूरी शांत रहता है। उसे याद है कि अब चीजों को समझदारी से सुलझाना है। इस बार वो किसी भी हाल में अपने साम्राज्य को फिर से तबाह नहीं होने देगा। यूरी को याद आता है कि पिछली जिंदगी में भी गॉट से इसी उम्र में उसकी बहस हुई थी। शायद वही बात गॉट के गद्दार बनने की शुरुआत थी। इसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां यूरी उसे लकड़ी की तलवार स्टिक देता है। गॉट की तलवारबाजी की योग्यता को पहचानते हुए गॉट खुद को कम आंकता है, लेकिन यूरी उसे याद दिलाता है कि उनके साम्राज्य में कमजोर और संकीर्ण सोच वाले योद्धा नहीं होते। गॉट अभी खुद को योद्धा मानता भी नहीं, लेकिन यूरी साफ कहता है चाहे जो हो, एक दिन तुम्हें योद्धा बनना ही है, अपनी किस्मत से मुंह नहीं मोड़ सकते। गॉट जैसे ही जवाब देने को होता है, यूरी पूरी रफ्तार से हमला कर देता है। उसके हाथ में वो दुनिया का सबसे महान हथियार लकड़ी की छड़ी द ऑलमाइटी स्टिक होती है। गॉट उसे कायर कहता है क्योंकि उसने अचानक हमला किया, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यूरी अपनी लड़ाई की समझदारी दिखाता है और गॉट की आंखों में मिट्टी झोंक देता है। गॉट अंधा हो जाता है और यही मौका यूरी को मिलता है। गॉट अब इस खिलवाड़ से परेशान हो गया है और उसे नाइट की मर्यादा याद दिलाता है, लेकिन उसे क्या पता था यूरी तलवार ही जमीन पर फेंक देता है। मतलब साफ था, तुझे हराने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं, मेरे हाथ ही काफी हैं। फिर यूरी पूरी ताकत से गॉट की पिटाई करता है, उसे जमीन पर पटक देता है। और मैंने तो सुना था कि कोई थप्पड़ से मार सकता है, लेकिन ये तो लात से ही कहानी खत्म कर गया। अब यूरी अपने लकड़ी के इन्फिनिटी स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन को उठाकर जीत की घोषणा करता है। वो गॉट को याद दिलाता है कि उसका पिता एक महान योद्धा है और उसकी जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन एक दिन वो जगह गॉट की हो सकती है अगर वो अपने आप को बदल सके। फिर यूरी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। यूरी सोचता है कि हर किसी में जिंदगी में जिंदा रहने की भूख होती है, लेकिन वह बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता जब उसके अपने किसी नाइट में उतनी कमजोरी हो जैसी कि इस जीवन में गॉट में है। वह इस जीवन में ऐसे कमजोर लिंक को, जिसमें खुद वह भी शामिल हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता। वह बार बार वही सवाल दोहराता है। यह सवाल करता है कि उसके पिता आखिरकार काउंट क्यों बने थे। वह गॉट से तुरंत जवाब नहीं चाहता। वह चाहता है कि लड़का इस सवाल पर हर बार जब वह किसी मुश्किल स्थिति में हो सोचे और उसे समझे। स्थिति अपने आप हल हो जाती है क्योंकि गॉट एक सकारात्मक नोट पर चला जाता है। यूरी के भाई के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है कि गॉट ने वह लड़ाई जीत ली। वह खुलकर मान लेता है कि वह गॉट के जीतने के लिए समर्थन कर रहा था। शुरू में यह कड़ा लग सकता है, लेकिन याद रखें कि उस समय यूरी को एक लापरवाह और आलसी युवा मालिक के रूप में देखा जाता था। लड़का इससे नाराज हो जाता है, लेकिन उसका भाई जल्दी ही उसे याद दिलाता है कि सभी जानते हैं कि तीसरे राजकुमार शरारती और जुआरी है, इसलिए यह असमान आकलन नहीं है। गुस्से में यूरी घोषणा करता है कि वह अपनी आदतें बदलने वाला है और अपने भाई को चेतावनी देता है कि वह नकली व्यवहार करना या उसे चिढ़ाना बंद करे। अपने भाई के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर यूरी हंसता है क्योंकि उसका भाई यह समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। कुछ दिन बीत जाते हैं। यूरी और बर्नार्ड के बीच भयंकर
भयंकर ट्रेनिंग सेशन जारी रहता है। शाम तक हमारा लड़का पूरी तरह थका हुआ होता है अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग से। तभी प्रशिक्षक सुझाव देता है कि अब वे उसे मना विधि के बारे में भी पढ़ाना शुरू करें। यूरी हैरान होकर पूछता है कि क्या वह बर्नार्ड की व्यक्तिगत मना विधि सीखने वाला है, लेकिन उसका शिक्षक जल्दी ही उसे निराश कर देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है, बल्कि वह दृढ़ता से मानता है कि यूरी को आधिकारिक बल विधि सीखनी चाहिए। लड़का नहीं समझ पाता कि क्यों, लेकिन बर्नार्ड मना विधि के लिए गारंटी देता है कि यह एक संतुलित और प्रभावी विधि है। अब बात यह है कि हमारा लड़का पहले ही अपने पिछले जीवन में बल विधि में महारत हासिल कर चुका है, इसलिए उसे इसे फिर से सीखने से कोई नया लाभ नहीं होगा और उसने अपने मर्चेंट्री के समय इसके सभी सीमाओं को पार कर लिया था। उसकी निराश प्रतिक्रिया देखकर तलवार प्रशिक्षक सोचता है कि क्या तीसरे राजकुमार के मन में कुछ और था। लड़का थोड़ी देर सोचता है और फिर अपना निर्णय बताता है। वह चाहता है कि प्रशिक्षक उसे रॉयल गार्ड में से एक सक्षम प्रशिक्षक की सिफारिश करे जो उसे पढ़ा सके। इस व्यक्ति का अत्यधिक कुशल होना जरूरी नहीं है, बस उसमें असाधारण प्रतिभा हो ताकि वह उससे सीख सके। आखिरकार मर्चेंट्री के अपने अनुभव के बावजूद ऐसी एक तकनीक है जिसे यूरी अपने पिछले जीवन में पकड़ नहीं पाया था। संभावना शब्द अपने मन में रखकर प्रतिष्ठित प्रशिक्षक सोच में पड़ जाता है। अंत में उसे एक जवाब सूझता है, जेरड, वह व्यक्ति जिसके पास सबसे ज्यादा क्षमता है। जेरड का नाम सुनते ही लड़के के मन में यादों का तूफान उमड़ आता है। वह उस आदमी से मिल चुका था। उसके पिछले जीवन की नरक जैसी जंग में उस समय वह कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि आप कह सकते हैं कि वह इतना कमजोर था कि युद्ध में बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह यूरी से शिकायत करता था। हालांकि उसकी दयनीय स्थिति के बावजूद हमारा लड़का सोचता है कि जारेड के पास जरूर कोई भयानक प्राकृतिक प्रतिभा रही होगी, पर असलियत कठोर होती है। अपनी ही लापरवाही की वजह से उसने अपनी क्षमताओं को ठीक से प्रशिक्षित या निखारा नहीं, इसलिए वह शक्तिशाली नहीं बन पाया। जब युद्ध आया तब तक वह केवल आंसू बहाने वाला एक टूटे हुए इंसान था और उम्मीद की किरण उसे यूरी ने दी थी। दोनों की प्रतिभा युद्ध के समय व्यर्थ हो गई, जैसे कोई ट्रक उन्हें टक्कर मार दे। और यहाँ ट्रक से मेरा मतलब है एकदम जोरदार टक्कर। अब वर्तमान में हमारा लड़का आशावादी है और जारेड से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला करता है, जिसे वह संभावित नाइट मानता है। जहाँ तक उस आदमी की बात है, वह अभी प्रशिक्षण ले रहा है और यूरी उम्मीद करता है कि वह उसे एक ऐसा झटका दे ताकि वह खुद को फिर से निराश न करे। अगली सीन में वह सीधे रॉयल गार्ड ट्रेनिंग अकादमी जाता है, जहाँ वह जारेड से मिलने पहुँचता है। जैसे ही युवा मास्टर आता है, वरिष्ठ नाइट पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। बच्चा बताता है कि वह उनकी हालत देखने और यह जानने आया है कि नाइट्स हर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा लड़का खुद देखने लगता है और लड़कों को एक दूसरे के सामने बहादुरी से लड़ते हुए पाता है, पर वह खास तौर पर जारेड को खोजता है जो उस समय यहाँ नहीं दिखता। वरिष्ठ नाइट उसकी जगह बता देता है। जारेड को उस हालत में देखकर हमारा लड़का एक आह भरता है और अब उसे समझ आता है कि बर्नार्ड ने पहले कैसे प्रतिक्रिया दी थी। जारेड का प्रशिक्षण बाकियों की तुलना में कमजोर लगता है। सामान्यतः उम्मीद होती है कि प्रशिक्षण में आप खुद से ज्यादा मेहनत करें, पर यह आदमी बस न्यूनतम प्रयास करता है, अपनी क्षमताओं का ज्यादा उपयोग नहीं करता। ऐसे देखकर आश्चर्य नहीं कि वह भविष्य में एक कमजोर बांसी नाइट बन जाएगा। यूरी वरिष्ठ नाइट सर रोसो से वुडन स्वॉर्ड, लकड़ी की तलवार के साथ स्पारिंग में मदद करने को कहता है, क्योंकि वह भी उनके साथ स्पारिंग करना चाहता है। रोसो खुशी खुशी पूछता है कि तीसरे प्रिंस कौन सा विरोधी चुनेंगे। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, यूरी स्लैकर यानी जारेड को चुनता है। कुछ देर बाद अरीना शांत हो जाती है। ट्रेनीज आराम कर रहे हैं और जारेड अपने विरोधी के सामने खड़ा है, ब्रायल किंगडम के युवा मास्टर के सामने। उसके साथ ही उसे चीयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जारेड अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन खुद जारेड दिखता है जैसे उसे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। युवा मास्टर सीधे उससे कहता है कि उसने उसकी नाइट बनने की बड़ी प्रतिभा के बारे में सुना है, इसलिए वह खुद यहाँ आया है उसकी क्षमताओं की जांच करने। यूरी जानना चाहता है जारेड का भविष्य कैसा होगा। थोड़ा नर्वस होते हुए जारेड द्वंद्व के उद्देश्य को स्वीकार करता है। लड़ाई शुरू होती है। यूरी तेजी से हमला करता है ताकि प्रभावित हो सके। जारेड बस इंतजार करता है, डर या चिंता की कोई झलक नहीं दिखाता। जहाँ वह खड़ा है वहाँ से वह यूरी के वार को अपने वार से टाल देता है। युवा मास्टर आक्रामक है, पर जारेड के हर कदम में समझदारी है, जिसे देख उसके साथी भी हैरान है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, ट्रेनीज नोटिस करते हैं कि तीसरा प्रिंस अपनी कद काठी और अनुभव के हिसाब से भी अच्छा कर रहा है, पर लड़ाई की प्रकृति ने स्लाइकर को भी सवाल करने पर मजबूर कर दिया है कि असल में क्या चल रहा है। यूरी उसे फिर से वार करता है, जिससे उसे ब्लॉक करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि यूरी के हमलों की निरंतरता केवल दिखावा नहीं है, यह सब जानबूझकर उनकी गति से मेल खाने का प्रयास है। जल्दी ही लड़ाई थोड़ी बोरिंग हो जाती है, क्योंकि अब तक यूरी सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा है, जैसा कि उसे
उसे ऊर्जा मिल रही है। फिर वह अचानक पागलपन में आकर लड़ाई का नियंत्रण लेता है। यूरी इतनी ताकत से तलवार मारता है कि जारेड एक पल के लिए हवा छोड़ देता है। पर इतना ही नहीं, रूकी नाइट फिर भी उस हमले को टाल लेता है जो उसकी प्रतिभा को दर्शाता है। यूरी स्वीकार करता है कि जारेड के रिफ्लेक्स असाधारण हैं, पर वह अभी खत्म नहीं हुआ। एक चौड़ा वार करके वह जारेड को पीछे धकेलता है। लड़ाई अब थकान भरी लगने लगी है और जारेड पीछे हट रहा है। यूरी के हमले अब पहले से बहुत अलग हैं। अचानक जारेड भी लड़ाई को आसान लेना छोड़ देता है और हर वार का जवाब देता है। यूरी अब बचाव में है और सोचता है कि ऐसा ही होगा। अपने पिछले जीवन के अनुभव होने के बावजूद यह नहीं बदलता कि जारेड एक शक्तिशाली नाइट है। जीत तो पहले से ही असंभव थी, फिर भी यूरी के पास एक आखिरी चाल बची है। वह अपने विरोधी को चौंकाते हुए ऊपर की ओर वार करता है, जिससे जारेड की तलवार वापस चली जाती है और एक मौका बनता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ तीसरे प्रिंस स्वीकार करता है कि भले ही वह इस लड़ाई में हार जाए, वह एक अच्छा वार मारने वाला है और वह करता भी है। तेजी से वार करते हुए वह नाइट को काटता है और एक पक्का हिट लगाता है। अपनी स्ट्राइक का जश्न मनाते हुए बाकी ट्रेनीज भी हैरान रह जाते हैं। तीसरे प्रिंस की शानदार तकनीक ने जारेड के खिलाफ एक सही वार लगाया और सब उसकी तारीफ करते हैं। पर लड़ाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि युवा मास्टर अपनी तलवार तैयार करता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है। तब तक के लिए बाय बाय। अहंकारी बनने के बजाय योद्धा अपनी उलझन को भीतर ही भीतर समेटे रहता है, जबकि उसे लड़ाई पर पूरा नियंत्रण है। उसके हर वार में ऐसा लगता है मानो वह आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि खुद ही पीछे हट रहा है। फिर से पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए जारेड पर एक बार फिर वार होते होते बचता है। तीसरे राजकुमार यूरी उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे प्रतिभाशाली योद्धा झुंझलाहट में आ जाता है। गुस्से में आकर वह अपनी तलवार को मना तकनीक से आच्छादित कर देता है। उसकी इस तकनीक का उपयोग देखकर सर रोसो और बाकी सभी चिल्ला उठते हैं, क्योंकि उसने युवा राजकुमार के विरुद्ध यह शक्तिशाली चाल चला है। पर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी तलवार आभा से चमक रही है और सीधे यूरी की गर्दन के पास से निकल जाती है। अगर यूरी जरा भी लापरवाह होते तो वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। जारेड का क्रोध अब निराशा में बदल गया है। उसका आखिरी वार राजकुमार के सिर के कुछ बाल उड़ा देता है और एक खरोंच छोड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी है। जारेड को झिड़की दी जाती है कि उसने एक पागल की तरह राजकुमार पर वार किया, जबकि रोसो यूरी की हालत को लेकर चिंतित है। लेकिन यूरी इसे एक साधारण अभ्यास की अनिवार्य परिणति मानते हैं। वह अपनी चोट पर पट्टी बांधते हैं और योद्धा से फिर से हथियार उठाने को कहते हैं, क्योंकि उनका मुकाबला अभी शुरू ही हुआ है। जैसे ही यूरी फिर से हमला शुरू करते हैं, तलवारें टकराती हैं। राजकुमार अब अपने प्रतिद्वंद्वी पर हावी होने लगते हैं। हर वार पहले से ज्यादा तेज और सटीक होता है। यह रूप तो जारेड ने पहले कभी नहीं देखा था। एक ओर वो है जिसने अभ्यास में कभी ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, और दूसरी ओर राजकुमार हैं जो खुद को साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यूरी को अब डर नहीं, मजा आ रहा है इस लड़ाई में। हर वार के साथ वह और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। लड़ाई एक संधि पर पहुंचती है, लेकिन जारेड अपना संयम खोता जा रहा है। उसमें इस तरह का क्रोध और जुनून पहले कभी नहीं आया, यहाँ तक कि ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ते वक्त भी नहीं। इसी बीच राजकुमार अपने नीली आंखों के साथ बेहद तेजस्वी दिखते हैं जब वो जारेड के वार को रोकते हैं। योद्धा को विश्वास नहीं होता कि यह युवा राजकुमार उसे इस हद तक धकेल सकता है। यूरी फिर से आगे बढ़ते हैं और एक क्षैतिज वार करते हैं। जारेड उसे झुक कर बचा लेते हैं, लेकिन इस बार यूरी ने भी बदला ले लिया। उन्होंने जारेड के भी कुछ बाल काट दिए हैं। अब जारेड पूरे बल से अपनी तलवार उठाकर यूरी पर वार करता है। शायद वह भी मना तकनीक का उपयोग कर रहा है, क्योंकि उसकी तलवार यूरी की तलवार को चकनाचूर कर देती है। मुकाबला समाप्त होता है और विजेता स्पष्ट है, लेकिन हार के बावजूद यूरी शांत रहते हैं और मुस्कुराकर जारेड की ओर हाथ बढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने इस लड़ाई से बहुत कुछ सीखा। जारेड थोड़ा असहज है, लेकिन वह भी राजकुमार की सराहना करता है। हाथ मिलाते वक्त जारेड महसूस करता है कि इस युवा राजकुमार के अंदर एक सच्चे योद्धा की आत्मा है। सोचते सोचते वह यह भी भूल जाता है कि उसने अब तक यूरी का हाथ थाम रखा है। राजकुमार उसे टोकते हैं कि आखिर वह इतने शांत क्यों है जब उसने खुद ही राजकुमार को घायल किया है, लेकिन जारेड बस थक कर वहीं ढेर हो जाता है। उसके लिए भी यह लड़ाई आसान नहीं थी। सभी सैनिक यूरी की अद्भुत लड़ाई की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी दौरान शाही रक्षक दल के कप्तान सैन भी वहाँ पहुँचते हैं और राजकुमार को विश्राम करते हुए पाते हैं। अब उनका ध्यान भी इस लड़के पर जा पड़ा है। कुछ दिन बाद जारेड अपनी ड्यूटी से लौट रहा होता है, तभी उसे यूरी की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं किसी जरूरी जगह। जारेड पहले संकोच करता है, क्योंकि उसे अपना प्रशिक्षण छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यूरी बताते हैं कि यह परिवर्तन उन्हीं की वजह से हुआ है, इसलिए इस बार उसे उनके साथ चलना होगा। जारेड मान जाता है। वैसे भी राजकुमार के आदेश की
की अवहेलना वह कर नहीं सकता। राजकुमार जेरेड की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पर ये एक अच्छी शुरुआत है। जब जेरेड पूछता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, यूरी बस कहते हैं चुप रहो और बस चलो। जेरेड को शक होता है कि शायद कोई मुसीबत है, लेकिन यूरी उसे भरोसा दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। थोड़ी दूर चलने पर यूरी जोर से किसी को बुलाते हैं। वह है अर्नांडो, शाही दरबार के मुख्य जादूगर। अचानक बुलावे से वह चौंक जाते हैं, लेकिन यूरी सीधा कहते हैं उन्हें कहीं जाना है और उन्हें जादूगर की सहायता चाहिए। अर्नांडो ऐसा कोई अनुरोध सुनते ही साफ मना करने वाला था, लेकिन तभी हमारा लड़का उसकी सबसे कमजोर नस पर वार करता है, यह बताते हुए कि उस जादूगर पर जुए का एक पहाड़ जितना कर्ज है जो एक झटके में चुकाया जा सकता है। यह सुनकर अर्नांडो चौंक जाता है और पुष्टि करने के लिए वापस मुड़ता है। युवा राजकुमार उसे आश्वस्त करता है कि वह सारा कर्ज चुका देगा और यह कोई धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि यूरी कभी जुए के अड्डे के बाहर झूठ नहीं बोलता। अर्नांडो जब यूरी की ईमानदारी की गवाही देता है तो यूरी को अच्छा खासा आत्मविश्वास आ जाता है, जब तक कि सच्चाई उसे जोर का झटका नहीं देती। अर्नांडो स्पष्ट करता है कि उसने यूरी को अब तक केवल जुए के अड्डे के अंदर झूठ बोलते हुए ही देखा है, जिससे उसकी छवि और भी गड़बड़ हो जाती है। फिर भी यूरी उसे भरोसा दिलाता है कि वह कर्ज चुकाएगा और जादूगर को उसके साथ चलना चाहिए। आखिरकार अर्नांडो राजी हो जाता है, लेकिन साथ ही धोखा न खाने के लिए एक ठोस अनुबंध भी निकालता है, जिसे यूरी को साइन करना होगा। यूरी का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि तीसरे राजकुमार का उसका खिताब इस दुनिया में कुछ खास काम का नहीं है। मजेदार बात यह है कि यूरी सभी नुकसान और जिम्मेदारी जेयर्ड के नाम पर डाल देता है और उससे कहता है कि वह उसके लिए गवाही दे। ऐसा लग सकता है कि यूरी जेयर्ड को बलि का बकरा बना रहा है, लेकिन असल में वह खुद अनुबंध पर साइन करने से बचना चाहता है। वह चाहता है कि जेयर्ड मौखिक समझौते का गवाह बने। सब कुछ तय हो जाने के बाद अर्नांडो चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन अब तक उसे यह नहीं पता कि वे जा कहाँ रहे हैं। आखिरकार यूरी अपना मिशन बताता है। वे जा रहे हैं स्वॉर्ड माउंटेन की ओर। अर्नांडो इस बात को समझ नहीं पाता जब तक कि यूरी मुस्कुराकर यह नहीं कहता कि वे अपने पूर्वज की डंगोनन को लूटने जा रहे हैं। वे एक पुराने सुनसान सुरंग में चल पड़ते हैं, जहाँ जेयर्ड आगे आगे रास्ता दिखा रहा होता है। अर्नांडो हैरान होकर कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि शाही महल के ठीक नीचे ऐसा कोई गुप्त रास्ता मौजूद है। जेयर्ड यूरी से पूछता है कि सुरंग के अंत में क्या मिलेगा, जिस पर यूरी बस कंधे उचकाकर कहता है स्वॉर्ड माउंटेन। ये सुनते ही जेयर्ड दंग रह जाता है और पूछता है वो वाला स्वॉर्ड माउंटेन जो कहानियों में आता है। यूरी एक पल को रुकता है, फिर सिर हिलाकर पुष्टि करता है। इसके बाद वह अतीत की यादों में खो जाता है, कैसे उसके पिछले जीवन में साम्राज्य द्वारा ब्रील पर कब्जे के बाद संस्थापक की विरासत खोजी गई थी। तब वह बस बचने की कोशिश कर रहा था और इसी सुरंग से भागा था, जिससे वह विरासत साम्राज्य के हाथों में चली गई। लेकिन इस बार वह सच्चाई को जानने निकला है और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता। कहानी फिर एक सुंदर हरियाली से भरे जंगल में पहुंचती है, जैसे किसी डिज्नी मूवी से निकला हो, जहां यूरी जंग लगे विशाल दरवाजों को धकेल कर बाहर निकलता है। अर्नांडो पूछता है क्या यहीं से स्वॉर्ड माउंटेन शुरू होता है, और फिर आगे पूछता है कि यूरी को इसकी चाबी मिली कहां से। यूरी याद करता है कि अपने पिछले जीवन में यह चाबी हमेशा उसकी स्टडी में ही पड़ी थी, लेकिन तब वह उसकी अहमियत नहीं जानता था, जो उसकी बहुत बड़ी चूक थी। लेकिन वो अर्नांडो से कहता है कि वह ज्यादा खूसर फूसर न करे और इसे भूल जाए। तभी अचानक एक कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है और वह दर्द से चीख उठता है। यूरी उसे चेतावनी देता है कि इन पत्तियों के किनारे ब्लेड जैसे हैं, इसलिए शराफत से साथ चलो प्यारे। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, अर्नांडो मजाक में जेयर्ड से कहता है कि शायद राजकुमार का दिमाग हिल गया है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रहा है, और जेयर्ड भी पूरी तरह सहमत होता है। लेकिन दोनों की गपशप यूरी के चिल्लाने से टूट जाती है, जो उन्हें तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। यूरी कुछ दूरी पर हलचल देखता है और दोनों को चुप रहने का इशारा करता है। सामने भेड़ियों का एक झुंड है जो किसी भी पल हमला कर सकता है। वह बताता है कि ये डायर वुल्व्स हैं जो झुंड में रहते हैं और शायद और भी पास हों। जब तक वे चुपचाप निकलने की सोचते हैं, अर्नांडो पीछे हटते हुए जंगल की इकलौती सूखी टहनी पर पैर रख देता है। एक जोर की टक की आवाज होती है और सबकी सांसें अटक जाती हैं। अर्नांडो घबराकर माफी मांगता है, लेकिन तब तक एक डायर वुल्फ उन पर छलांग लगा चुका होता है। जेयर्ड बिजली की रफ्तार से दौड़ता है और एक ही झटके में उस भेड़िए का सिर उड़ा देता है। यूरी उसकी तारीफ करता है कि उसने मना का सही इस्तेमाल किया, क्योंकि डायर वुल्फ की खाल लोहे जैसी होती है, लेकिन इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ती है। झुंड का अल्फा भेड़िया बाकी सबसे बड़ा और ताकतवर एक डरावनी हुआ करता है और पलक झपकते पूरी टोली को घेर लेता है। जेयर्ड तलवार कसकर पकड़ता है और कहता है कि बाकी दोनों उसके पास रहें। लड़ाई शुरू होती है। जेयर्ड का अटैक इतना तीव्र होता है कि वह दुश्मनों को बिना रुके काटता चला जाता है। अर्नांडो उसकी तलवारबाजी की तारीफ करता
करता है और यूरी भी मानता है, हालांकि मन में सोचता है कि अभी बहुत सुधार बाकी है। जैसे ही जेयर्ड थकने लगता है, यूरी एर्नांडो को कहता है कि अब अपनी पापा की शान दिखाने का वक्त है। एर्नांडो चुटकी लेते हुए 100 से ज्यादा फायरबॉल्स तैयार कर देता है। एक फायरबॉल जेयर्ड की तरफ आती है, लेकिन वो समय रहते बच जाता है और जमीन पर गिरते ही जमीन फट पड़ती है। कुछ घंटों की थकाऊ लड़ाई के बाद वे आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। जेयर्ड हांफते हुए पूछता है, क्या हम सही जगह हैं? लेकिन यूरी पूरी आत्मविश्वास से कहता है कि हाँ, यही जगह है। वो एक पत्थर के पीछे कुछ चमकता हुआ देखता है और खुद खुदाई में जुट जाता है, जबकि जेयर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। एर्नांडो गंदगी छूने से मना कर देता है और कहता है कि यह एक जादूगर के रुतबे के खिलाफ है। आखिरकार वे एक चमचमाती तलवार निकालते हैं, जिस पर तलवार के नीचे गिल्टी खुदा होता है। तभी जमीन कांपने लगती है और सब चौंक जाते हैं। यूरी मुस्कुराकर कहता है, अब असली परीक्षा शुरू होती है। जमीन फटती है और तीनों नीचे गिर पड़ते हैं। जेयर्ड यूरी को बचाते हुए नीचे जोर से गिरता है और बेहोश हो जाता है। यूरी को एहसास होता है कि जेयर्ड ने अपने शरीर को मना से सख्त किया था। एर्नांडो मैरी पॉपिंस की तरह नीचे उड़कर आता है और कहता है कि ये जगह जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। यूरी गुस्से से कहता है कि उसे प्रिंस की जान की फिक्र नहीं थी। तभी एक डरावनी आवाज आती है और सुरंग से एक हड्डियों से लिपटा कवच पहना हुआ प्राणी आता है, एक डेथ नाइट, मौत का दूत। यूरी तुरंत जेयर्ड को जगाता है और राजकुमार की ओर बढ़ते हुए वह चिल्लाता है कि वह डेथ नाइट से निपटेगा। हालांकि यूरी ज्यादा प्रभावित नहीं दिखता। डेथ नाइट ठीक उनके सामने आकर रुक जाता है। यूरी अपनी आंखें संकुचित करता है और याद करता है कि ये प्राणी कभी आम योद्धा हुआ करते थे, जब तक कि इन्हें पुनर्जीवित कर और भी ताकतवर न बना दिया गया हो। फिर भी वह नोट करता है कि यह खास नाइट आक्रामक नहीं लग रहा और वह शांति से उसके पास जाने का फैसला करता है। जेरेड इस सोच से सहमत नहीं है और उसे संदेह होता है, लेकिन यूरी आत्मविश्वास से कहता है कि उसे इस तरह की चीजों की समझ है। वह बताता है कि अगर ये रक्षक संस्थापक की वंशावली से हैं, तो यह बिना वजह हमला नहीं करेंगे। फिर वह डेथ नाइट की आंखों में आंखें डालकर जोर से अपना नाम बोलता है। डेथ नाइट कुछ पलों के लिए एक लोडिंग स्क्रीन की तरह स्थिर खड़ा रहता है और फिर अचानक तलवार निकाल लेता है, जिससे बाकी दो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है। नाइट अपनी तलवार राजकुमार की ओर घुमाता है, जो इतना चौंक जाता है कि हिल भी नहीं पाता। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत तलवार उसे काटती नहीं, बल्कि जमीन में धंसा देती है और उसे जरूरत से ज्यादा छोटा हेयर कट दे देती है। अर्नांडो नाटकीय ढंग से विलाप करता है कि राजकुमार को अचानक सिर गायब सिंड्रोम हो गया है, लेकिन यूरी उसे चुप रहने के लिए कहता है। अर्नांडो फिर भी उस आश्चर्यजनक हेयर कट का मातम मनाता रहता है। अब वह धूल से ढका कंकाल अपना मुंह खोलता है और कहता है कि यूरी में वही घमंडी ऊर्जा है जो आखिरी वाले में थी, जिसने यह तलवार चलाई थी। यूरी पूछता है कि वह कौन था और तब डेथ नाइट अपना नाम बताता है, एरिक बोल। सबके होश उड़ जाते हैं। जेरेड नाम को दोहराता है और अर्नांडो अपनी लोर नर्ड मोड में चला जाता है। बताता है कि यह वही गिगा चैड है जिसने अकेले पूरे महाद्वीप को जीता था। बोल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसका पहला राजा बना था। यूरी सीधा होकर पूछता है, क्या वह पहला है जो यहाँ तक पहुँच पाया है? डेथ नाइट पुष्टि करता है, साथ ही जोड़ता है कि केवल एक सच्चा वंशज ही उस तलवार को खींच सकता है। यह सुनकर यूरी की पुष्टि हो जाती है कि यह वही पारिवारिक विरासत वाली तलवार है। वह तलवार को ध्यान से देखता है, लेकिन डेथ नाइट कैजुअली कहता है कि उसने भी यह तलवार चलाई है। यूरी का मूड बिगड़ जाता है। वह माफी मांगता है कि उसने उसकी चीज ले ली। अब डेथ नाइट गंभीर लहजे में पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। यूरी अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है, अपना पूरा नाम बताता है और संस्थापक की विरासत को सौंपने की मांग करता है। डेथ नाइट एक पल के लिए उसे देखता है, फिर चमकते क्रिस्टल की ओर मुड़ता है और नाटकीय अंदाज में घोषणा करता है कि अब उसका कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। वह कहता है कि यूरी को वह मिलेगा जो वह ढूंढने आया है। यूरी हल्का पसीना पोंछता है और उसका पीछा करता है। जेरेड पूरी तरह से सदमे में है और सोच रहा है कि रॉयल गार्ड बनने का उसका सपना ऐसा तो नहीं था। यूरी उसे पुकारता है और वह अपने ख्यालों से बाहर आता है। तभी उसे अजीब से फ्लैशबैक दिखने लगते हैं, एक ऐसी जिंदगी के जो उसने कभी जी ही नहीं। वह सोचता है कि क्या वह पागल हो रहा है। डेथ नाइट क्रिस्टल के पास आता है, धीरे से उस पर बैठ जाता है और पोज मारता है। तभी क्रिस्टल जोरों से चमकने लगता है। सबको अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। करता है कि वह उम्मीद करता है कि राजकुमार वास्तव में इसके योग्य है। यूरी अचानक एक वीरान रेगिस्तानी जगह पर पहुंच जाता है, चक्कर काटता है और सोचता है कि वह कहां आ गया है। दूर से वह एक आकृति को आते हुए देखता है। पहले उसे लगता है कि शायद वह संस्थापक है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि यह इंसान नहीं है और हाथ में तलवार लेकर सीधे उस पर दौड़ता चला आ रहा है। वह मुश्किल से हमले को ब्लॉक कर पाता है और नोट करता है कि वो प्राणी एक माना तलवार चला रहा है। प्राणी अपनी छाती में जड़ी नीली चमकती हुई ऊर्जा की ओर इशारा करता है, जिससे यूरी थोड़ा उलझ जाता है। फिर वह देखता है कि वही ऊर्जा
ऊर्जा पूरे शरीर में बहने लगती है और तलवार में फैल जाती है। यूरी अभी भी गार्ड पर है, लेकिन उसे समझ आने लगता है कि शायद यही है माना को चलाने का असली तरीका। तभी वह प्राणी उसकी ओर इशारा करता है। यूरी चौंक कर पूछता है कि क्या उसे उसकी नकल करनी है। वह बड़बड़ाता है कि लगता है संस्थापक मरने से पहले पागल हो गया था। बिना किसी को सिखाए किसी को लड़ाई में झोंकना, यह तो बस किसी दूसरी जिंदगी जी चुके इंसान की सोच हो सकती है। वह नीचे झुकता है, अपनी हथेली में मना केंद्रित करता है और उसका चमकना देखता है। वह समझने की कोशिश करता है, फिर तलवार उठाता है और कहता है कि उसे अभी भी सब कुछ समझ नहीं आया और दोबारा सही से दिखाने को कहता है। प्राणी हंसते हुए तलवार उठाता है। तभी यूरी को एहसास होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसे अब मजबूत बनना ही होगा। वह कसम खाता है कि इस बार साम्राज्य अगर ब्रियोल पर हमला करेगा तो वह दोबारा हार नहीं मानेगा, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वह तलवार कस कर पकड़ता है और बड़बड़ाता है, यही है पूर्वज राजा की तलवारबाजी। वह बिना एक पल गंवाए पूरे वेग से हमला करता है और हर तकनीक को सीखने की कसम खाकर उस रहस्यमयी योद्धा से लड़ाई शुरू करता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।